देखो प्रश्न नंबर 5, ये पाठ्य पुस्तक के पीछे के क्वेश्चन आंसर है अभ्यास के। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? तुझे बताना। देखो, क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले यकृत से स्रावित पित्त लवण वसा बड़ी गोलकाओं को छोटी गोलकाओं में खंडित कर देता है। खंडित मतलब तोड़ देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इसे वसा का एमल्सीकरण कहते हैं। ये भी पूछ सकता है आपसे 1 नंबर में, वसा का एमल्सीकरण किसे कहते हैं? अग्नाशय रस का श्रावण करता है। इसमें एमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। अंत में क्षुद्रांत में उपस्थित ग्रंथि द्वारा आंत रस का स्राव होता है, जिसमें मौजूद लाइपेज एंजाइम वसा को पूर्ण रूप से पाचित कर वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। यह प्रक्रिया क्षुद्रांत में पूरी होती है। देखो, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? उत्तर, हीमोग्लोबिन मानव शरीर में श्वसन वर्णक है एक, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। उच्च बंधुता कहते हैं उच्च कैपेसिटी, तथा शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है। अब देखो, इसलिए रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इससे शरीर की कोशिकाओं में श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी तथा हमारे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। इसे एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है। एनीमिया, ऑक्सीजन की कमी होने पर श्वसन दर कम हो जाएगा, जिससे कि शारीरिक कमजोरी हो जाएगी, शरीर का रंग पीला हो जाएगा, हम शीघ्र थक जाएंगे। देखो प्रश्न नंबर 11, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? तो मैंने परिभाषा आपके लिए दोहरा परिसंचरण की लिखाई है। जब एक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है तो उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो देखो, अब इसका वर्णन हम चित्र के द्वारा इस प्रकार कर सकते हैं। देखो, जैसे आज से कहे मनुष्य में दोहरा परिसंचरण का नाम वाला चित्र बनाइए, तो ऐसा बनाना है। सिरा में रक्त आता है सबसे पहले, फिर जाता है महाशिरा में। यहाँ से चालू करना है आपको। सिरा, सिरा से महाशिरा, महाशिरा से जाता है दायालिंद, दायालिंद से दाया नीला में। ये लिखना नहीं है आपको, क्रॉस लग रहा है जो। दाया नीले से जाता है फेफड़े, फेफड़े से में शुद्ध होता है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है इसमें। यहाँ से जाता है बाह्यालिंद में, बाह्यालिंद से जाता है बाह्यानिलय में, और बाह्यानिलय में ऑक्सीजनित रुधिर होता है, ऑक्सीजन से युक्त रुधिर। फिर ये महाधमनी में आता है, महाधमनी से धमनिया में, और धमनी से शरीर के सारे हिस्से फेफड़ों के अलावा अतिरिक्त फैल जाता है। शरीर के सारे हिस्से में फेफड़ों के अलावा पूरे शरीर में फैल जाता है, और विऑक्सीजनित रुधिर जाता है फिर सिरा में। ऐसे चक्र चलता रहता है, इसलिए इसे करें दोहरा रक्त परिसंचरण। अब प्रश्न में ये पूछ रहा है, महत्व और पूछ रहा है इसका कि दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है, व्याख्या करवा रहा है। तो ये देखो महत्व देखो इसका। मनुष्य को अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लिए उसे काफी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और मनुष्य के हृदय में दोहरा संचरण इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण करता है। दोहरा संचरण मनुष्य में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रक्त को अलग करने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इसकी वजह से रुधिर की संचालन प्रणाली बहुत अधिक कुशल होती है एवं शरीर में भरपूर ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य को भरपूर मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। यदि समझ में नहीं आया हो तो एक बार और दोबारा खुद रिपीट कर कर पढ़ें। जब भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछें। अब देखो ये प्रश्न और है, इसको देखो आप। क्वेश्चन फर्स्ट, ये 22-23 में आया, 2022-23 में। ए और बी के नाम लिखो। तो ए और बी ये रहे, ए और बी ऐसे अब समीकरण दे देगा आपके लिए, ए और बी के नाम बताने हैं।
और ये अभिक्रिया लिख दी है। कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से क्रिया करती है तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो एक का नाम है क्लोरोफिल, दूसरे का नाम है सूर्य का प्रकाश। अब देखो मैंने ये भी क्वेश्चन आपके लिए करा दिया है, बस अंतर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं देख लो एक बार। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो जाइलम बताया है मैंने आपके लिए, फ्लोएम बताया क्या होते हैं। तो पहला, जाइलम मृदा में से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के संश्लेषित उत्पादों को पादपों के अन्य भागों तक वहन करता है। जाइलम में वहन केवल ऊपर की ओर होता है और जबकि फ्लोएम में वहन ऊपर से नीचे दोनों दिशाओं में होता है। तीसरा पॉइंट, जाइलम में वहन भौतिक बलों द्वारा पूर्ण होता है, जबकि फ्लोएम में वहन ऊर्जा का उपयोग करके होता है। देखो प्रश्न नंबर 13, फुफ्फुस में कूपकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। रचना की तुलना, जैसे फुफ्फुस में कूपकाएं और वृक्काणु में वृक्काणु की तुलना करनी है रचना की। देखो फुफ्फुस के अंदर गुब्बारे जैसी रचना होती है जिसे कूपका कहते हैं। मानव शरीर में वृक्काणु गुर्दे के अंदर स्थित नली जैसी संरचना होती है। प्रत्येक कूपका प्याले के आकार जैसी होती है और प्रत्येक वृक्काणु केश का गुच्छ, बोमन संपुट तथा एक लंबी नलिका से बनी होती है। पॉइंट तीसरा, कूपका के चारों ओर रुधिर केशिकाओं का सघन जाल बिछा रहता है और बोमन संपुट में रुधिर केशिकाओं का गुच्छा उपस्थित होता है जिसे केश का गुच्छ कहते हैं। अब देखो क्रियाविधि और बतानी है, कूपका की क्रियाविधि और नेफ्रॉन की क्रियाविधि की तुलना करनी है। तो पहला पॉइंट, कूपका फुफ्फुस की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, ये भी सेम लिखना है इसे। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कूपका तो फुफ्फुस की और नेफ्रॉन होती है वृक्क किडनी की। कूपका श्वसनीय सतह उपलब्ध कराती है जहां गैसों का विनिमय होता है। नेफ्रॉन में रुधिर निस्यंदन होता है जिससे अपशिष्ट पदार्थ पृथक किए जाते हैं। और पॉइंट तीसरा, कूपका में विसरण क्रिया द्वारा गैसों का विनिमय होता है। नेफ्रॉन में निस्यंदन, चयनित, पुनर्अवशोषण व श्रावण की क्रियाएं होती हैं।